वेलकम टू जुनून बैच। बच्चों, आप लोग कैसे हैं? थोड़ा हम लोग का अभी वीडियो को थोड़ा स्लो डाल रहे हैं, कम डाल रहे हैं, क्योंकि बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पा रहे हैं। और ये अभी रमज़ान का महीना भी चल रहा है, तो बहुत बच्चे स्लो डाउन हो चुके हैं। तो आप लोग घबराइएगा मत, वीडियो आपको पूरा ही मिलेगा। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से पढ़ाई कीजिए, कोई परेशानी नहीं है, पूरा वीडियो मिलेगा। और धीरे धीरे अभी नीट का आपको पता होगा कि शायद डेट थोड़ा खिसक सकता है, लेकिन उससे कोई मैटर नहीं है। आप अपनी तैयारी जारी रखिए। हम लोग आज लेक्चर नंबर 16 करेंगे, जिसमें फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फ्रिक्शन क्या होता है वो समझिए। फ्रिक्शन हमेशा दो सरफेस के बीच में होता है। यहाँ पे लिखा हुआ फ्रिक्शन हमेशा दो सरफेस के बीच में होता है। और कब होता है? जब दोनों सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन होगा तब। जैसे सपोज कीजिए ये आपका एक सरफेस है और इसके ऊपर आपने एक ब्लॉक रख दिया, इसके ऊपर एक ब्लॉक रख दिया। अब ब्लॉक अभी रुका हुआ है तो इसमें कोई भी फ्रिक्शन नहीं आएगा। रिलेटिव मोशन जब तक नहीं होगा। रिलेटिव मोशन का मतलब होता है अगर दो सरफेस ले रहे हैं रिलेटिव मोशन का, तो दो सरफेस में दोनों सरफेस मूव करे या कोई एक मूव करे। ये रुका है तो ये मूव करे, या ये रुका है तो ये मूव करे। तो रिलेटिव मोशन का मतलब होता है कोई एक भी सरफेस अगर मूव कर रहा है या दोनों सरफेस मूव कर रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि दो सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन है। अगर रिलेटिव मोशन अगर आता है तो इसमें फ्रिक्शन आएगा, अगर नहीं आता है तो नहीं आएगा। जैसे एक IIT में बहुत पहले 73 या 2 में एक क्वेश्चन दिया था, हमको याद नहीं है सही से कौन सा ईयर में था, लेकिन IIT में क्वेश्चन आया था कि ये 3 लेग दिया हुआ सरफेस का, चेयर का, मतलब तीनों लेग में 3 लेग सरफेस पर ग्राउंड पर रखा हुआ है। चेयर में अभी पूछ रहा है फ्रिक्शन कितना है, फ्रिक्शन है या नहीं। तो अभी फ्रिक्शन चेयर के लेग और ग्राउंड के बीच में कोई फ्रिक्शन अभी नहीं है। जब इस चेयर को हम लोग धक्का देंगे, इस चेयर को मूव कराने की कोशिश करेंगे, मूव कराएंगे, मूव होगा या नहीं होगा। लेकिन जब हम लोग फोर्स अप्लाई कर देंगे तो उसके बाद यहाँ लिखा हुआ देखिए रिलेटिव मोशन होगा या टेंडेंसी ऑफ मोशन होगा। टेंडेंसी ऑफ मोशन आ भी जाएगा तो हम लोग बोलेंगे इसमें कि इसके लेग और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन आ गया। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन था। एक था फोर्स अप्लाई नहीं किया तो फ्रिक्शन है क्या, तो बोलिएगा फ्रिक्शन नहीं है। दूसरा क्वेश्चन था कि फोर्स अप्लाई किया लेकिन बॉडी चेयर मूव नहीं किया तो क्या फ्रिक्शन आया, तो यस बिल्कुल आया। जब टेंडेंसी ऑफ मोशन होगा तो भी फ्रिक्शन होगा। तो अब सवाल ये बनता है कि फ्रिक्शन आया तो किस डायरेक्शन में आया और कैसे लगा। तो यहाँ पर देखिए, इस पॉइंट को देखिए, फ्रिक्शन हमेशा दोनों सरफेस के बीच में टेंजेंशियली आता है। टेंजेंशियली आता है, ऑपोजिट टू मोशन होता है। अगर फोर्स हमने ऐसे इसको अप्लाई किया इस डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन को हम लोग स्मॉल f से डिनोट करेंगे, वो ऐसे लगेगा पीछे की तरफ, मोशन का पीछे। अगर मोशन इस डायरेक्शन में, मोशन जिस डायरेक्शन में होगा उसके ऑपोजिट साइड में फ्रिक्शन लगेगा। और फ्रिक्शन आएगा दो सरफेस के बीच में, दो सरफेस के जो कांटेक्ट सरफेस है उसके बीच में पीछे की तरफ टेंजेंशियली होगा। ठीक है, तो ये 2 नंबर पॉइंट ये बोल रहा था। उसके बाद का पॉइंट देखिए, ये बोला कि फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। इसका मतलब है कि वर्क डन अंडर फ्रिक्शन इज पाथ डिपेंडेंट, पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा। जितना फ्रिक्शन ज़्यादा होगा उतना उस पर वर्क हमको ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, ये पाथ डिपेंडेंट होता है फ्रिक्शन। ओके, फ्रिक्शन से हीट भी डेवलप होता है। जैसे दोनों हाथ को आप रब कीजिए, रब करने के बाद हीट डेवलप होगा, तो फ्रिक्शन से हीट भी डेवलप होता है, वो भी हो गया। फ्रिक्शन को हम लोग मिनिमाइज़ कर सकते हैं, बहुत सारा तरीका। एक तरीका है लुब्रिकेशन यूज़ करके, हम लोग यूज़ कर, जैसे ऑयल वगैरह यूज़ करके फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। जैसे इंडस्ट्रीज़ वगैरह में जो एक सरफेस के ऊपर दूसरा सरफेस अगर मूव कर रहा है, तो वहाँ पे फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए हम लोग लुब्रिकेशन का यूज़ करते हैं, मतलब ऑयल का यूज़ करते हैं। सेकेंड पॉइंट है, फ्रिक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप का फोर्स है। इसमें और अंदर डीप में जाने की भी ज़रूरत नहीं है।
बस पॉइंट समझ लेना है। इसके बाद देखिए फ्रिक्शन को हम लोग अगर फ्रिक्शन सिर्फ हम लोग समझते हैं रफनेस से ही फ्रिक्शन आता है, तो सही बात है, रफनेस का मतलब फ्रिक्शन है, लेकिन 100% सही नहीं है। अगर किसी दो सरफेस को एक्स्ट्रा स्मूथ कर दिया जाए, बहुत ज़्यादा पॉलिश कर दिया जाए, तो फ्रिक्शन पहले डिक्रीज़ होता है, पहले डिक्रीज़ होगा, फिर फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जैसे अगर दो कॉपर बॉल को साइंटिफिकली पॉलिश किया जाए, स्मूथ किया जाए और उसको वैक्यूम में ले जाया जाए, तो वहाँ पे म्यू का वैल्यू 10 तक आ जाएगा, जबकि नॉर्मली हम लोग जानते हैं म्यू का वैल्यू 1 मैक्सिमम होता है, लेकिन म्यू का वैल्यू 10 तक जा सकता है। तो फ्रिक्शन को बहुत स्मूथ करने के बाद भी फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। इसीलिए आप सिर्फ ये मत समझिए कि रफनेस का मतलब ही फ्रिक्शन है। रफनेस से फ्रिक्शन आता है, लेकिन इसके अलावा भी हम लोग बहुत ज़्यादा स्मूथ करके, बहुत ज़्यादा पॉलिश करके भी हम लोग फ्रिक्शन को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इतनी पॉइंट आपको समझ में आई, फ्रिक्शन का इंट्रोडक्शन समझ में आया। फिर कुछ और बातें करते हैं। फ्रिक्शन का एक रफ आइडिया भी आप ऐसे बना सकते हैं कि फ्रिक्शन होता है इंटरलॉकिंग बिटवीन टू सरफेसेस। इंटरलॉकिंग वर्ड का मतलब क्या है? इंटरलॉकिंग आप लोग जानते होंगे कि जैसे सामने ये है, इस कपड़े में अगर हम लोग इस कॉलर को अलग से चिपकाते हैं तो दो सरफेस का ऐड करना हम लोग बोलते हैं इंटरलॉकिंग। तो दो सरफेस के बीच में भी इंटरलॉकिंग होता है। सपोज के लिए एक सरफेस आप है, जब आप क्या लेंस से देखेंगे तो सरफेस ऐसा दिखेगा, और दूसरा सरफेस सपोज कीजिए ऊपर में ये ग्राउंड का है। ग्राउंड में अगर इतना दूर अगर आप कैमरा लेंस लगा कर देखेंगे तो लगेगा कि इस तरह से ऊपर नीचे हिल्स की तरह बना हुआ है। उसी तरह कोई अगर ऑब्जेक्ट को इसके ऊपर आप रख रहे हैं तो ऑब्जेक्ट का भी दिखेगा आपका कि उसका भी, उसमें भी रफनेस है। तो जब दो सरफेस के दूसरे के ऊपर रखते हैं तो दोनों का जो एक डेप्थ होता है उसके अंदर जब बैठ जाता है, इसके वजह से फ्रिक्शन आपको होता है। जब आप किसी चीज़ को धक्का देते हैं तो आपको फील होता है कि ये मूव करने में थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है। इसका मतलब है ये दो सरफेस यहाँ पर इंटरलॉक हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग इंटरलॉक होना। तो फ्रिक्शन एक तरह का इंटरलॉक भी है, इंटरलॉकिंग भी है। ये एक रफ आइडिया आप बना सकते हैं समझने के लिए। इसके बाद देखते हैं हम लोग फ्रिक्शन के कितने टाइप हैं। हम लोग जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लें, जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि फ्रिक्शन में मेन हमारा टारगेट है कि नीट के हिसाब से न्यूमेरिकल्स करना। लेकिन पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद थोड़ा समझ में आएगा। जैसे टाइप ऑफ फ्रिक्शन क्या क्या है, टाइप ऑफ फ्रिक्शन क्या है, इसको समझ लेते हैं। टाइप ऑफ फ्रिक्शन क्या है, देखिए सबसे पहले फ्रिक्शन का टाइप में आप जाइए, इसमें देखिएगा 3 तरह का होता है। एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन, एक स्लाइडिंग, दूसरा रोलिंग, और तीसरा फ्लूइड के बीच में जो होता है फ्लूइड फ्रिक्शन। ठीक है, तो हम लोग को मेनली जो पढ़ना है, हम लोग को जो मेनली पढ़ाई करनी है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन करनी है। रोलिंग फ्रिक्शन का एक छोटा सा टॉपिक पढ़ना है, और फ्लूइड फ्रिक्शन आगे आएगा हम लोग का विस्कोसिटी, मतलब दो फ्लूइड के बीच में जो फ्रिक्शन आएगा उसको बोलेंगे हम लोग फ्लूइड फ्रिक्शन, और उस चैप्टर को बोलते हैं विस्कोसिटी, जो आगे पढ़ना है। रोलिंग फ्रिक्शन में एक ही पॉइंट पढ़ना है, मेन हम लोग को पढ़ना है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन के भी 2 टाइप होते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक एंड काइनेटिक। ठीक है, अब स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है, रोलिंग फ्रिक्शन क्या है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन का मतलब होता है, एक डेफिनेशन आप समझ लीजिए, बाकी सब ऐसे ही लिखना है हम लोग को। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, द फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले व्हेन वन सरफेस स्लाइड ओवर अनदर सरफेस। स्लाइड मतलब फिसलना। एक सरफेस जब दूसरे सरफेस के ऊपर स्लाइड करेगा, ऐसे स्लाइड करेगा, तो इसको बोलेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन। एक सरफेस को दूसरा सरफेस रोल कर रहा है, जैसे एक व्हील है ग्राउंड के ऊपर है, व्हील रोल कर रहा है इसके ऊपर, तो इसको बोलेंगे रोलिंग फ्रिक्शन।
ठीक है। बस यहाँ पे रोलिंग फ्रिक्शन होगा तो यहाँ पे चेंज करना होगा, वन सरफेस रोल्स ओवर अनदर सरफेस। बस सब जितनी भी फ्रिक्शन का डेफिनेशन है सब इसी से आप लिख सकते हैं। ये आप टाइप ऐसा याद कर लीजिए और उसके बाद जितने भी फ्रिक्शन का डेफिनेशन होगा थोड़ा थोड़ा चेंजेस करके सारा डेफिनेशन याद कर सकते हैं। जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, जब किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं, एक बॉडी है इसके ऊपर अगर फोर्स हम लोग लगा रहे हैं तो बॉडी जब तक मूव नहीं किया तो फ्रिक्शन तो आ गया, जब तक मूव नहीं किया, रेस्ट में है बॉडी रेस्ट में है तो वहाँ पे आएगा स्टैटिक फ्रिक्शन। बॉडी अगर रेस्ट में है तो, बॉडी अगर मोशन में आ गया, इसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में समझ लीजिए। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, जब इस सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, इसको हमने फोर्स लगाया, खींचा, जब तक बॉडी मूव नहीं कर रहा है तब तक उसमें स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगा, और जब बॉडी मूव करने लगेगा तो उसमें उसी फ्रिक्शन को बोलेंगे हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, ओके। अब स्टैटिक फ्रिक्शन में एक चीज़ और है, लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा। स्टैटिक फ्रिक्शन के अंदर एक टॉपिक आएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन, जिसको हम लोग ऐसे दिखाएंगे। स्टैटिक फ्रिक्शन को Fs से दिखाएंगे और इसको Fk से दिखाएंगे। ठीक है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, इट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन में जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो हमारा आएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, अभी हम लोग जब न्यूमेरिकल बनाने से पहले, अभी तो इंट्रोडक्शन चल रहा है, न्यूमेरिकल बनाने से पहले स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में बहुत अच्छे से देखेंगे कि उसका, जैसे हम लोग पहले बाद में पढ़ेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन वेरिएबल वैल्यू रखता है, काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट है। तो उससे पहले हम लोग एक अगर पॉइंट को समझ लें तो ये सब चीज़ें समझने में बहुत आसान होगी। आप पॉज करके नोट कर लीजिए। देखिए, एक क्वेश्चन है, इसको अगर हम लोग कर लें, फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। इस बात को अगर समझ लेते हैं तो आगे फ्रिक्शन में न्यूमेरिकल बनाने में भी आसानी होगी। सपोज कीजिए एक ब्लॉक है, इसके ऊपर एक ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर हमने दूसरा एक ब्लॉक रखा और इस पर हम लोग फोर्स अप्लाई करते जा रहे हैं। जैसे हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे, बॉडी मूव करे या ना करे, उसमें फ्रिक्शन तो आ जाएगा, दोनों सरफेस के बीच में बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। तो ये फ्रिक्शन का एक हम लोग टेबल से देखते समझते हैं कि एक्चुअली ये फ्रिक्शन है क्या, फ्रिक्शन में कैसे कैसे वैल्यू चेंजेस आते हैं। ये अप्लाइड फोर्स है, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है या फ्रिक्शनल फोर्स कह लीजिए। अभी हमने क्या किया, 10 न्यूटन का, ये दोनों न्यूटन में है, ये भी फोर्स है इसलिए इसका भी यूनिट न्यूटन आएगा। 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो बॉडी मूव नहीं किया, तो अभी दोनों के बीच में फ्रिक्शन का वैल्यू कितना है, तो बोलिए आप 10 है। हमने फोर्स अप्लाई किया 15 न्यूटन, बॉडी अभी भी रेस्ट में है, तो फिर बोलिए कि फ्रिक्शन अभी है 10 न्यूटन। तो यहाँ पर एक चीज़ बात समझ में आ जाएगी कि जब तक बॉडी मूव नहीं करेगा तो जितना अप्लाइड फोर्स होगा उतना ही फ्रिक्शन फोर्स होगा दोनों बॉडी के बीच में। ठीक है, फिर हमने 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स भी 20 मिला। जैसे ही हमने 20.1 का फोर्स अप्लाई किया तो बॉडी मोशन में आ गया। मोशन में जब आएगा तो फ्रिक्शन का वैल्यू थोड़ा कम हो जाता है, सपोज कीजिए 18 हो गया। ठीक है, तो इसके बाद अगर फोर्स आप बढ़ाते जाइए, 20.1 है 25 कर दीजिए, तब भी ये वैल्यू सेम रहेगा, 18 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यूज़, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यूज है स्टैटिक फ्रिक्शन है, और ये वाली वैल्यूज काइनेटिक फ्रिक्शन की है, क्योंकि यहाँ बॉडी क्या है, मोशन में है, बॉडी मोशन में आ गया, यहाँ पे बॉडी रेस्ट में है। ठीक है, तो यहाँ पे टेबल में देखिए कि अगर हमने 10 से लेके 20 तक फोर्स लगाया तो बॉडी मूव नहीं किया, यहाँ पर आकर टेंस टू मोशन में हो गया। इस अप्लाइड फोर्स से, ये जो अप्लाइड फोर्स है इसके वजह से बॉडी टेंस टू मोशन में आ गया, टेंस टू मोशन में आ गया।
तो यहाँ तक स्टैटिक फ्रिक्शन ख़त्म हो गई। ये जो वैल्यू है 20, इसको आप नाम दे सकते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन का, नाम दे सकते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन की सबसे मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। यहाँ से यहाँ देखिए हम लोग फोर्स बढ़ा रहे हैं तो बॉडी मोशन में है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन आपका आ गया और ये वैल्यू सेम होता है। तो ये जब टेबल को आप ठीक से ध्यान से अगर आप एक बार समझ लेंगे तो आपको न्यूमेरिकल जब बनाएंगे तो उस न्यूमेरिकल बनाने में बहुत आपको आसानी होगी, समझ में आएगा। ठीक है, अब दोनों के लिए हम लोग एक ग्राफ बना देते हैं। यहाँ पे अप्लाइड फोर्स, यहाँ पे फ्रिक्शन है, एक्स एक्सिस में फ्रिक्शन दिखा रहे हैं और वाई एक्सिस में अप्लाइड फोर्स है। दोनों के बीच में फ्रिक्शन कैसा आएगा डायग्राम, तो देखिए ऐसा आएगा, ये डायग्राम आएगा ओ से ए तक और इसका ए से ऑनवर्ड इधर आएगा, ओ से ए तक आएगा, ये वाला पार्ट आएगा आपका स्टैटिक फ्रिक्शन का। ओ से ए आप लोग बोलिए स्टैटिक फ्रिक्शन है। ठीक है, क्योंकि हमने जितना फोर्स अप्लाई किया, हम लोग जितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उतना ही हम लोग को देखिए फ्रिक्शन ही मिल रहा है, यानी फ्रिक्शन और अप्लाई फोर्स बराबर है, इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अप टू ए तक। ए को आप बोल सकते हैं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यूज़ है, तो यहाँ पे जो आएगा वो लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू है। उसके बाद ऑनवर्ड ए के बाद आपको मिलेगा काइनेटिक फ्रिक्शन, ये देखिए कांस्टेंट है। तो ग्राफ से भी समझ में आ रहा है कि स्टैटिक फ्रिक्शन वेरिएबल है, वैल्यू चेंज हो रही है, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से स्टार्ट हुआ। देखिए जब फोर्स जस्ट अप्लाई किया, जीरो फोर्स है तो जीरो है, जीरो से लेकर लिमिटिंग फ्रिक्शन तक स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू होता है, और काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होता है, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट है। जब न्यूमेरिकल बनाएंगे हम लोग तो और भी आगे कुछ बातें समझेंगे। तो ये वाला पार्ट न्यूमेरिकल बनाने के लिए ये चीज़ आपको जानना जरूरी है। ओ से ए तक आपको मिला स्टैटिक फ्रिक्शन और ए के बाद मिला काइनेटिक फ्रिक्शन। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, एफ जो है पापा की डांट है और फ्रिक्शन एफ जो है वो आपकी बर्दाश्त करने की कैपेबिलिटी है। तो आपने कोई गलती की, पापा आपको डांट रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, बर्दाश्त करेंगे। जितना पापा अपना डांटने का फोर्स बढ़ा रहे उतना आप ज़्यादा बर्दाश्त कर रहे हैं, तो बर्दाश्त करने की एक कैपेबिलिटी होती है, उसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। वहाँ तक जब आप बर्दाश्त करते करते आपका मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन तक पहुँच गए, अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, तो क्या करेंगे, पेरेंट्स है और तो कुछ कर नहीं सकते। बस आपका क्या होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका जो आंसू होगा, टीयर्स, वो ड्रॉप होगा। उसके बाद आपका मन हल्का होगा, आप खेलना कूदना शुरू कर देंगे, फिर आपका कांस्टेंट हो जाएगा फ्रिक्शन। ठीक है, बर्दाश्त करने की कैपेबिलिटी कांस्टेंट हो जाएगी। तो इस तरह से आप इसको याद रखिएगा, तो आपको न्यूमेरिकल बनाने में बहुत आसानी होगी। समझ में आ रही बात। तो इसके बाद कुछ और भी छोटे छोटे टर्म्स हैं जिसको जान ले और एक ही बार हम लोग न्यूमेरिकल बनाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें, ये जो फ्रिक्शन फोर्स सेल्फ एडजस्टिंग होता है, इसको समझना बहुत ज़रूरी था न्यूमेरिकल बनाने के लिए। तो इसके बाद देखिए कुछ और भी पार्ट्स है, जैसे एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसको बोलते हैं, थीटा। एंगल ऑफ फ्रिक्शन से पहले आप थोड़ा सा लॉज ऑफ फ्रिक्शन समझ ले तो ज़्यादा अच्छा होगा। आप लोग समझिए लॉज ऑफ फ्रिक्शन। लॉज ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के क्या लॉज हैं। फ्रिक्शन के लॉ में आते हैं फर्स्ट कि फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड होता है नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर। बहुत लोग समझते हैं जितना वेट बढ़ेगा उतना फ्रिक्शन बढ़ेगा, तो वेट पर डिपेंड नहीं करता है, फ्रिक्शन डिपेंड करता है नॉर्मल रिएक्शन पे। जितना नॉर्मल रिएक्शन आप बढ़ाएंगे उतना आपका फ्रिक्शन बढ़ेगा। ठीक है, तो इस केस में आपका मानना भी सही है कि ये वेट के बराबर, एन तो एन वेट के बराबर ही है, लेकिन बहुत सारे केस में नहीं होगा। जैसे आप इंक्लाइंड प्लेन पे आ जाइए, इंक्लाइंड प्लेन पर आपका फ्रिक्शन ये डायरेक्शन लिया और जो नॉर्मल रिएक्शन है वो ऐसे हुआ, mg ये मिला और mg cos थीटा, अगर ये थीटा है
तो ये मिला आपको mg cos थीटा। तो नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा का बराबर है। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा का बराबर है, ये mg के बराबर नहीं है। ठीक है, ओके, बात समझ में आ गई। तो फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन पर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये आप यहाँ से देख सकते हैं, जितना दबा के आप इसको रगड़ेंगे तो आपको हीट ज़्यादा फील होगा, क्योंकि फ्रिक्शन हीट डेवलप करता है। तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पे फ्रिक्शन बढ़ता जा रहा है नॉर्मल रिएक्शन, इसलिए जितना हम फोर्स लगा रहे हैं नॉर्मल रिएक्शन बढ़ा रहे हैं एक दूसरे सरफेस पर। नॉर्मल रिएक्शन जितना बढ़ेगा उतना देखिएगा आपको हीट ज़्यादा फील होगा। हीट ज़्यादा फील होने का मतलब फ्रिक्शन ज़्यादा मिल रहा है आपको। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसका ये है, यहाँ से पहले समझते हैं, ये इसको हम लोग लिखते हैं म्यू इंटू एन। ये म्यू क्या है, इसको ग्रीक वर्ड है, लैटिन वर्ड है, इसको म्यू बोलते हैं। तो म्यू का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, म्यू को आप डिफाइन कर सकते हैं F/N, फ्रिक्शनल फोर्स बाय नॉर्मल रिएक्शन। इसका वैल्यू हमेशा देखिए 1 या 1 से कम होगा, किसी किसी केस में ज़्यादा भी होता है। यह म्यू हम लोग को न्यूमेरिकल बनाने में काम आएगा। अगर स्टैटिक फ्रिक्शन है तो म्यू एस बोलेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन है तो म्यू के बोलेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन है तो म्यू एल बोलेंगे। यह डिनोट करने का तरीका है। म्यू एस का मतलब है स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। म्यू के का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। म्यू एल का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, ओके। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है कि फ्रिक्शन, अगर हम लोग फ्रिक्शन डिपेंड कैसे करता है तो नेचर ऑफ मटेरियल पे करता है। फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल, फ्रिक्शन लिख देते हैं यहाँ पे, फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल एंड स्टेट ऑफ पॉलिश। दो अगर मटेरियल है, जैसे वुड के ऊपर, लकड़ी के ऊपर आप कुछ घिस रहे हैं, एक इसके ऊपर घिस रहे हैं, प्लास्टिक के ऊपर या लोहा के ऊपर लोहा घिस रहे हैं, तो मटेरियल जब चेंज होगा तो फ्रिक्शन का वैल्यू भी चेंज होगा। या आप उसको पॉलिश कीजिए, जैसे इस पर कुछ पॉलिश अगर चढ़ा दें और हम लोग, तो फ्रिक्शन का वैल्यू कम हो जाएगा। ये दीवार दिख रहा है आपको, दीवार के ऊपर अगर ये दीवार दिख रहा है, दीवार के ऊपर अगर हम पेंटिंग कर दें तो उसकी फ्रिक्शन कम हो जाएगी, स्मूथ हो जाएगी। ठीक है, तो फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल एंड स्टेट ऑफ पॉलिश। थर्ड पॉइंट इसका आएगा कि फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन एरिया, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन एरिया। ठीक है, जैसे बहुत लोग समझते हैं अगर मैं किसी इसका पेन को ऐसे चलाऊं तो फ्रिक्शन लोगों को लगेगा ज़्यादा है, ऐसे चलाऊं तो फ्रिक्शन कम लगेगा। नहीं, फ्रिक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं, ज़्यादा एरिया ले रहा है इसका मतलब ये नहीं कि फ्रिक्शन ज़्यादा है। फ्रिक्शन डिपेंड करता है कांटेक्ट पर। ठीक है, फ्रिक्शन कांटेक्ट एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, फ्रिक्शन डिपेंड करता है ये जो लिखा हुआ इस पर। ठीक है, स्टेट ऑफ पॉलिश, नेचर ऑफ मटेरियल। फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द एरिया ऑफ कांटेक्ट लिख सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए एक सरफेस के ऊपर एक व्हील रोल कर रहा है, तो रोलिंग फ्रिक्शन यहाँ पे आएगा। तो इसके ऊपर अगर रोल कर रहा है तो इसका मतलब ये है, लोग बोलते हैं, हम लोग जानते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, यहाँ पर रोलिंग फ्रिक्शन आएगा तो रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन, इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा लेस होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से, या स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोल सकते हैं। स्लाइडिंग में दोनों आ जाएगा ना, स्लाइडिंग फ्रिक्शन का मतलब स्टैटिक और काइनेटिक दोनों आ गया। ठीक है, तो रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से छोटा होता है। तो बच्चे ये समझते हैं कि यहाँ पे कांटेक्ट एरिया कम है इसीलिए छोटा हो रहा है, नहीं, ये रीज़न नहीं है। रोलिंग कांटेक्ट एरिया पर डिपेंड नहीं करते, यहाँ मैंने लिख दिया। तो किस पर डिपेंड करेगा,
क्यों इसका रोलिंग फ्रिक्शन का वैल्यू क्यों कम हो रहा है? तो रोलिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। रोलिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू एन बाई आर, म्यू एन बाई आर, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू इंटू एन। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू एन और रोलिंग होता है म्यू एन बाई आर। तो ये देखिए आर, रेडियस जितना आप बड़ा करते जाएंगे, रेडियस जितना बड़ा करते जाएंगे उतना फ्रिक्शन कम होता जाएगा। तो रोलिंग फ्रिक्शन में आपको बस यही समझना भी है, यही फॉर्मूला जानना है नीट के लिए। बाकी जितनी पढ़ाई करनी है हम लोग को इसके लिए करना है, ठीक है। तो रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम क्यों हो रहा है? क्योंकि रेडियस बढ़ता जाएगा। तो हमारे यहाँ कोलकाता में क्या होता है कि आज भी हाथ वाला रिक्शा चलता है। तो हाथ वाला रिक्शा में देखिएगा जो लोग खींचते हैं, वहाँ पे जो इसका व्हील होता है वो बहुत बड़ा लकड़ी का बना होता है, बहुत बड़ा। उसका रीज़न ये होता है कि जब हम लोग ये बहुत बड़ा व्हील बनाते हैं तो रेडियस ज़्यादा हो जाता है। तो रेडियस अगर ज़्यादा होगा तो फ्रिक्शन कम आएगा, तो चलाने में आसानी होगी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फ्रिक्शन का लॉज, ये है। इसके बाद कुछ और टर्म्स सीख लेते हैं, फिर एक ही बार हम लोग न्यूमेरिकल बनाने चलते हैं। क्योंकि फ्रिक्शन में जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो न्यूमेरिकल जब बनाएंगे तो उसकी फील नहीं आएगी। जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो न्यूमेरिकल बनाने में आपको बहुत आसानी होगी, समझ में आएगा। जैसे इसके बाद पढ़ते हैं हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इसको थीटा बोला जाता है। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? एक सरफेस के ऊपर, एक ग्राउंड के ऊपर एक ब्लॉक अगर रखा हुआ है, देखिए एक ब्लॉक रखा हुआ है, तो इसका नॉर्मल रिएक्शन ऊपर होगा और फ्रिक्शन पीछे की तरफ होगा। अब ये दोनों का रिजल्टेंट होगा ये फ्रिक्शन और नॉर्मल का रिजल्टेंट फोर्स होगा। तो नॉर्मल और रिजल्टेंट फोर्स के बीच में जो एंगल आता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। इसको सही से देख समझ लीजिए, तो बार बार ये आपको ज़रूरत पड़ेगा न्यूमेरिकल बनाने में। तो ये क्या है? इट इज़ द एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन और म्यू में क्या, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में क्या रिलेशन है, इसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, कोई मैटर नहीं। देखिए इस ट्राइंगल में आप आ जाइए, ए बी सी ट्राइंगल में आ जाइए, ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये आर है। ए बी सी ट्राइंगल में आ जाइए तो आप इसको लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर कितना होगा? परपेंडिकुलर ये एफ है तो फ्रिक्शन आएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। और लॉज ऑफ फ्रिक्शन में आपने देखा कि म्यू का मतलब ये होता है एफ बाई एन। तो यहाँ पे आप लोग पुट कर दिए tan थीटा इक्वल टू म्यू। ये हो गया म्यू मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ फ्रिक्शन में रिलेशन, ठीक है। उसी तरह एक और इसमें टॉपिक आएगा एंगल ऑफ रिपोज। इसको बोलेंगे हम लोग फाई, एंगल ऑफ रिपोज। ये क्या होता है? सपोज के लिए कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इसके ऊपर आपने एक छोटा सा ब्लॉक रखा, ठीक है। अब इसको धीरे धीरे ऊपर कीजिए, धीरे धीरे उठाइए आप। तो उठाने के बाद ये ब्लॉक ऐसा दिखेगा। जब जैसे ये हाथ पर ही कोई चीज़ हम लोग रख लें तो अब ये गिर नहीं रहा है, धीरे धीरे उठा रहे हैं। देखिए जहाँ से इसका गिरना स्टार्ट हुआ ड्यू टू इट्स ओन वेट, तो हॉरिजॉन्टल के साथ वो जो इंक्लाइंड प्लेन जो एंगल बना रहा है उसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ रिपोज। तो एंगल ऑफ रिपोज होता है इट इज़ द एंगल बिटवीन ग्राउंड एंड इंक्लाइंड। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इसको बोलेंगे जब ये मोशन जहाँ से टेंडेंसी ऑफ मोशन स्टार्ट हुआ बॉडी का, ठीक है। इट इज़ द एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड इंक्लाइंड प्लेन at which the body is just begin to slide, just begin to अगर जहाँ से स्लाइड करना शुरू किया उसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ रिपोज।
यहाँ भी एंगल ऑफ रिपोज और म्यू के बीच में रिलेशन आता है tan थीटा tan फाई इक्वल टू म्यू। इसको भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, कोई मैटर नहीं है, लेकिन प्रूफ का आप किताब में टेक्स्ट बुक में देख लीजिए। अगर पूछा जाए आपसे कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज में क्या रिलेशन है, तो आप बोलिएगा tan थीटा इक्वल टू tan फाई, ठीक है, थीटा इक्वल टू फाई बोल सकते हैं, एंगल ऑफ रिपोज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो इतना हम लोग का था फ्रिक्शन का इंट्रोडक्शन। इसके बाद के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग फ्रिक्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कैसे बनाते हैं। लेकिन जब अगला वीडियो मतलब लेक्चर नंबर 17 देखिएगा, तो उससे पहले आप ध्यान रखिए कि इस लेक्चर नंबर 16 को देख लीजिए ठीक से, ताकि सारे टर्म, जितने भी टर्म्स इसमें फ्रिक्शन में पढ़े जाएंगे, सब आपको अच्छे से मालूम हो, तो फिर न्यूमेरिकल बनाने में बहुत प्रॉब्लम नहीं होगा। एक लेक्चर और होगा जिसमें हम लोग फ्रिक्शन को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।